बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैंने इतलात इकट्ठी की हैं और ये जो इतलात मैं आपको देने जा रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो DGISI और जो लोग उनसे मिलने के लिए गए उन लोगों के बीच में हुई। ये 5 लोग थे जिनमें से 3 डॉक्टर थे और 2 कारोबारी लोग थे। वो जो 2 कारोबारी लोग थे उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्होंने मिडल मैन का किरदार अदा किया। जबकि इन 3 डॉक्टर्स को अमेरिका से भिजवाया गया मुलाकात के लिए DGISI से, और ये मुलाकात रमज़ानुल मुबारक में हुई है। पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो डॉक्टर ने वो जाने नहीं चाह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अमेरिका में आके DGISI हमें मिल ले, और ये तय भी हो गया। लेकिन फिर DGISI ने खुद इंसिस्ट किया कि जी आप पाकिस्तान आ जाएं। उनमें एक डॉक्टर ऐसे हैं जिनका वीज़ा ही नहीं पाकिस्तान का लग रहा था और उनके वहाँ पे ECL में और पता नहीं कौन कौन सी लिस्टों में उनके नाम थे। ये डॉक्टर उस्मान है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उस्मान ने अमेरिका के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बड़ी खुलकर बात की है और बड़ी खुलकर उन्होंने हमेशा मुखालफत की और मौक़िफ़ लिया है। तो ये डॉक्टर उस्मान का नाम मुख्तलिफ लिस्टों में और चीज़ों में था। तो ISI ने फिर रातों रात उनका नाम जब देखे निकलवाते हैं तो फिर रातों रात निकलवाते हैं नाम, जैसे इनको लेकर आए इक़्तिदार के अंदर। यानी पाकिस्तान में तोती बोलता है ना, कानून तो है ही कोई नहीं, इंसाफ तो है ही कोई नहीं। जो पाकिस्तान की एजेंसियाँ चाहेंगी उठाया बंदा गायब कर दिया, रातों रात नाम निकाल भी देते हैं, रातों रात नाम डाल भी देते हैं। बहरहाल ये लोग गए मिलने के लिए। इनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई जो मेन मुलाकातें हैं। एक कोई मेजर जनरल था जिसके साथ कोई 5 घंटे की इनकी मुलाकात हुई सुबह के वक्त, और एक ये हफ्ते के दिन इनकी मुलाकात हुई है, हफ्ते की सुबह। और दूसरी मीटिंग फिर हुई कोई 2.5 घंटे तक DGISI से, और इस मीटिंग में इनको जो है वो अफ्तारी भी वहीं पर करवाई गई। अब नाज़रीन, वो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो DGISI और इन जो ओवरसीज़ डॉक्टर्स जो गए थे इनके बीच में जो बातें हुई, मेन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुसद्दका बातें हैं, और ये आप चाहे डॉक्टर की साइड पे फ़ोन करें, वहाँ से आप पूछें, वो अगर तस्दीक नहीं करेंगे तो तरदीद नहीं कर सकते। चाहे आप ISI का अगर कोई सोर्स आपके पास तगड़ा है, आप वहाँ पर फ़ोन करें और उनसे पूछें, अगर वो तस्दीक नहीं कर सकते तो तरदीद नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 26 नवंबर का इन लोगों ने जिक्र किया। इन्होंने कहा जी 26 नवंबर को आपने कत्लेआम किया है इस्लामाबाद में, वो क्यों किया? तो इस पे DGISI साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी वहाँ तो गोली नहीं चली, वहाँ गोली तो चली नहीं। इन्होंने कहा जी सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया, अल जज़ीरा पे चला, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में चला, आलमी मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। तो फिर DGISI ने कहा जी आप सोशल मीडिया की बातों पर क्यों भरोसा करते हैं? ये जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग असला लेकर आए थे, हमने तो सिर्फ उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की थी। तो एक ये जो बयान दिया DGISI ने, तो वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि हमने गोली चलाई नहीं और वहाँ गोली चली नहीं। तो जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछती है कि गोली क्यों चलाई, उसका जवाब DGISI ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर हैं उनके सामने बैठ कर ये दिया कि जनाब गोली जो है वो तो चली नहीं, उन्होंने ये बताया। फिर इमरान खान साहब के दौर के उन्होंने कहा जी गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ थे, उस्मान बुज़दार का भी उन्होंने तज़किरा किया। हालांकि बुज़दार जो है वो अब ISI के साथ ही है। बुज़दार जो है अगर वो इतना बुरा आदमी था और पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा था, यानी उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रही थी, वो फराह गोगी का नाम और ये चीज़ें, उन्होंने वही कहानियाँ सुनाई। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि ये अगर सारी चीज़ें हैं तो कहाँ है, यानी उस्मान बुज़दार तो आज़ाद है। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि वो अफसरान कहाँ हैं जो पैसे देकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा लेते थे? कोई एक ऑफिसर आप आज तक बताएं पाकिस्तानियों, आप सब जानते हैं, कोई एक ऑफिसर इस बुनियाद पे गिरफ्तार हुआ हो या उसको पकड़ा गया हो या कोई इंक्वायरी लगी हो कि इसने बुशरा बीबी को या फराह खान को या उस्मान बुज़दार को, किसी एक को भी इसने पैसे दिए और अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाई है? तो पकड़ो ना उन्हें। उस्मान बुज़दार तो आज इनके साथ ही है। बहरहाल एक और उन्होंने गिला किया DGISI ने, उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क को ऊपर रखें। तो ओवरसीज़ जो गए थे इन्होंने कहा जी हमने मुल्क को ही ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे DGISI ने कहा कि नहीं, आपने खान को मुल्क से ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको जवाब दिया जी खान एक ब्रिज और कनेक्शन है और इस वक्त पाकिस्तान खान के साथ खड़ा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि 1971 जैसा कोई सान्या हो जाए। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों के ऊपर फिर पूछा गया DGISI की जानिब से। तो यहाँ पे इन्होंने अगला सवाल ये उठाया कि जी चोर डाकू लुटेरे कहकर जिन लोगों के खिलाफ आपने बयानिया बनाया था वो गंद का टोकरा आपने खुद उठा लिया है, वो गंद और मलबा अपने सर पर उठा लिया है। ये अल्फाज वहाँ इस्तेमाल हुए थे कि वो गंद और मलबा अपने सर पे आपने उठा लिया है
लोग बड़े हसास हैं, वो ये कहते हैं उनके साथ धोखा हुआ है। अच्छा, इस पे जो ना DGISI का जो जवाब है वो ये था कि जरदारी साहब तो बेहतरीन है ना, यानी बेहतर है ना। यानी अंदाजा करें, जब इन्होंने कहा कि जी आपने चोर और डाकू जिन्हें कहा, जिनके खिलाफ पूरा एक बयानिया था, जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, जो आज तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे, उन केसेस से आज तक बाइज्जत बरी नहीं हुए। वो कानून के मुताबिक टेक्निकल बुनियादों पे वो निकल जाते हैं, कोई ना कोई चक्कर चला के कानून ही बदल देते हैं, कभी कभी वो डील कर देते हैं, जूते पॉलिश कर देते हैं, वो तो उनका अपना तरीका वारदात है। लेकिन DGISI ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी बेहतर है एज कंपेयर टू इमरान खान। तो माशाल्लाह अगर वो ये समझते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक काम हो रहा है इस वक्त। फिर 2024 के इलेक्शन के मैंडेट को चोरी के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी ये तो डे लाइट रॉबरी थी, दिन दिहाड़े जो है वो डकैती हुई है 2024 का जो इंतखाब है। तो इस पे DGISI साहब का फरमाना था कि 2018 में इमरान खान की 56 सीटें थी, उसे तब हम लेकर आए थे। एक और एतराफ़ जुर्म कि इमरान खान की 2018 में 56 सीटें थी, उसको हम लेकर आए थे, अब हम 17 सीटों वाले को ले आए हैं। तो अगर वो इलेक्शन रिवर्स नहीं हुआ तो ये भी रिवर्स नहीं होगा, यानी वो ये सोच रहे हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, 2018 के इलेक्शन से पहले कि आप तमाम सर्वेज उठाकर देख लें, 6 महीने पुराने जितने सर्वेज हैं सारे उठा लें, वो सारे सर्वेज कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है। तो फिर इमरान खान की 56 सीटें कहां से हो गई? मेरे हिसाब किताब है, क्योंकि मैंने 2018 के इलेक्शन से पहले पूरे पाकिस्तान का विजिट किया था और हमने सारा डाटा कलेक्ट किया था। तो इमरान खान साहब को जितनी सीटें जीतनी चाहिए थी वो उनसे भी तकरीबन कोई 15-16 सीटें कम जीते थे। 30 सीटों का तो डकैती उनके साथ मारा गया पंजाब के अंदर RTS बंद करने के बाद। तो इमरान खान को इक्तदार दिलवाया नहीं गया था, उसको बैसाखियां पकड़ाई गई थी कि बैसाखियों के बगैर आपको इक्तदार नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जी हम 2018 में इमरान खान को लेकर आए थे, यानी एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि ये हमने कोई नया जुर्म नहीं किया, ये हमेशा से हम करते हैं। हमने इमरान खान को जितवाया था, अब हम इनको भी जितवा दिया हमने, और ये इलेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, ये उन्होंने साफ कहा। यानी अगर होना है तो फिर अब इलेक्शन ही नया होना है। और वैसे भी ये इलेक्शन अगर रिवर्स हो गया ना नाजरीन, तो ये इतना बड़ा जुर्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खाते में पड़ जाएगा कि जिसका फिर ये क्या जवाब देंगे कल को, इसका तो जवाब ही कोई नहीं होगा। अच्छा जी, इसके साथ जो है वो डॉक्टर ने फिर इस पर कहा जी आपने वो भी गलत काम किया था, आप आज भी गलत काम कर रहे हैं, आप जमहूरियत को पनपने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और जो बड़ी खौफनाक DGISI ने इन लोगों से की, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इतने जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे हालात और बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पाकिस्तान के, और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा जवान शहीद हो रहे हैं कि हम सही नंबर्स भी नहीं बता सकते। ये बड़ा अलार्मिंग है। ये DGISI ने कहा कि हमारे इतने जवान शहीद हो रहे हैं कि हम सही नंबर्स भी नहीं बता सकते जवानों की शहादत के। ये हालात हैं पाकिस्तान में। अब जब हम सवालात उठा रहे थे थोड़े दिन पहले, तो हमारे ऊपर कहा जा रहा था जी मुकदमे करो, ये करो, वो करो, ये सवाल उठाते हैं, गद्दार हैं, बागी हैं। जब हम ये पूछ रहे थे कि इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया, जब हम पूछ रहे थे कि जो बाकी लोग हैं उनको आप सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे, जो जवान जो बच गए हैं उनके बारे में तफसीलात दी जाएँ, तो नहीं दी जा रही थी। तो फिर इसका मतलब है कि हमारी खबर में सदाकत थी कि जवान शहीद ज़्यादा हो रहे हैं और नंबर्स कम बताए जा रहे हैं, और ये बात DGISI ने वहाँ पे की है। अच्छा जी, उन्होंने कहा हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं। तो इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा जी फिर आप आगे बढ़े। उन्होंने कहा DGISI ने जी आप 1 कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा जी आगे बढ़ने का तरीका क्या है, आपके ख्याल में क्या तरीका है, क्या हल है इसका? तो उन्होंने जवाब दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कि इमरान खान को छोड़ दें, मिलिट्री ट्रायल वालों को छोड़ दें, गुडविल का कोई ये जेस्चर होगा, चीज़ें जो है वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो आगे से जो DGISI थे उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप लोग जो है वो टेम्परेचर डाउन करें, जाएं वापस टेम्परेचर डाउन करें, 4 से 5 हफ्ते में ये चीज़ें हो जाएंगी। यानी इमरान खान भी छूट जाएंगे, मिलिट्री ट्रायल वालों का मामला भी हल हो जाएगा। ये 2 चीज़ें देखें, मिलिट्री ट्रायल वाला मामला पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है, क्योंकि जून के अंदर तय होने जा रहा है। ये भी आपके पास 2 महीने बाकी हैं, सिर्फ अप्रैल और मई का महीना, और अप्रैल आज शुरू हो गया है, आगे बाद टाइम नहीं है ज़्यादा। वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का GSP+ का जो स्टेटस है वो ख़तरे में है। अगर खुदा ना खास्ता वो मामला पाकिस्तान के खिलाफ चला जाता है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो पहले ही बढ़ गई हैं वो बिल्कुल ही फारग हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, मिलिट्री ट्रायल वालों को छोड़ना पड़ेगा, इसका फैसला पाकिस्तान के हक में आना होगा।
और यहाँ पे जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ये होता नहीं है। तो उन लोगों ने ये कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, इस पर ठीक है जी, आप 4-5 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम कोई मुल्क के दुश्मन या रॉ के एजेंट नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, एक बात जो DGISI ने बार बार कही, इनको 2-3 चीज़ें उस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। एक तो उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नहीं की कि हमें कोई परेशानी है जो विल्सन के बिल से या किसी और चीज़ से, या कांग्रेस हमारे खिलाफ कुछ करने जा रही है, या अमेरिका से जो दबाव आ रहा है उसकी वजह से हम परेशान हैं। ये तासुर उन्होंने दिया ही नहीं। और ये एक जो ट्रेंड एजेंसी होती है उसका काम होता है कि वो ये तासुर दे भी ना, चाहे जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर हो, वो ये तासुर नहीं देना चाहिए था उनको, उन्होंने दिया भी नहीं। स्ट्रेटेजी उनकी ठीक थी, लेकिन एक्चुअल दबाव तो यही है, ये तो सब जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इन्होंने एक और जो है वो बात की कि 2 चीज़ों के ऊपर जोर दिया, 2-3 चीज़ों के ऊपर जोर दिया जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ बातचीत हुई थी। नंबर 1 तो DGISI ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब जो है वो वाहिद आदमी है जो अभी सबको इकट्ठा करने की ताकत रखता है। ये बार बार उन्होंने कहा, ये बात को वो मानते हैं कि इमरान खान को बाहर आके अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो गेन करनी चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कहानियाँ सुना रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है वो ये सरकारी अफसरान सिखाएंगे इमरान खान को, जितनी इनकी सर्विस है उतने अरसे से वो पॉलिटिक्स कर रहा है, तो ये उसको सिखाएंगे पॉलिटिक्स कैसे करनी। तो ये इनको खुद अभी पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। बहरहाल हुकूमतें कैसे गिरानी है, कैसे बनानी है, ये ताकत के बलबूते के ऊपर तो किया जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सियासी लीडर का दिमाग कुछ और चीज़ होती है, वहाँ तक ये लोग कभी नहीं पहुँच सकते। अच्छा जी, एक जो उन्होंने मुतालबा किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, या पाकिस्तान में जमहूरियत को और रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर कर दें, और आपको मुस्तकबिल में किसी लॉबिंग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी अच्छी लॉबिंग कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो है वो रिस्टोर करें। ये उन्होंने एक मुतालबा किया। अब इन्होंने दोनों ने आपस में बातचीत की, कमिटमेंट कोई नहीं हुई। ये 4-5 हफ्ते की बात जो है वो DGISI ने की है, जो ये उनसे सुन के आ गए हैं। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ पे जोर दिया। उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि आप जब जाए ना वापस, तो ये बात आपने छुपानी नहीं है, आप बात करें लोगों से जाके कि आप लोग मिलकर आए, आप जाके लोगों को बताएं। यानी वो डेलिबरेटली ये चाहते थे कि ये लोग जब जाएं वापस तो ये लोगों से बात करें और लोगों को ये सारी कहानी सुनाएं। अब उससे उन्होंने हासिल क्या किया? कम से कम ये तो हासिल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तकसीम पैदा हुई है। मैं इन लोगों को जानता हूं, देखें, इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो इकट्ठ है या उनका जो इकट्ठा रहना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तकसीम होने का वक्त नहीं है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी गए हैं तो वो अपने काम के लिए तो कोई नहीं गया ना, वो गए इसी चक्कर में ना जाके जनाब कोई हम इमरान खान के लिए कोई चक्कर चलाएंगे। जिन लोगों ने जाके बातचीत की उनकी नीयत पे तो आप शक नहीं कर सकते ना। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान, कम से कम इमरान खान साहब को एतमाद में लिया जाता। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा कि हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, और इस बात के ऊपर इन्होंने इंसिस्ट किया कि जनाब देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ये बातें हम जाके पाकिस्तानियों को बताएं तो फिर हमें इमरान खान साहब से मिलवाएं, ताकि हम उनके साथ भी बात करें और पाकिस्तानियों को जाके पूरी बात कराएं कि जनाब हम उनको भी मिल के आए, एस्टेब्लिशमेंट को भी, हम इमरान खान को भी मिल के आए हैं, और हम जाके सारी बात बताएं बाहर, लेकिन आप हमें मिलवाएं। तो उन्होंने जी इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखें जी, वीकेंड चल रहा है, आज हफ्ता है, कल एतवार है, आप लोगों ने वापस भी जाना है, फिर आगे जो है वो थोड़े दिनों के बाद ईद का भी टाइम शुरू हो जाएगा, तो अभी आप रहने दें, क्योंकि अभी खान से आप मिलेंगे तो बड़ा इशू बन जाएगा, रोला पड़ जाएगा, चीज़ें बहुत एक्सपोज हो जाएंगी, वीकेंड का टाइम है, तो अभी आप रहने दें। फिर एक और बात उन्होंने की, और ये बार बार की DGISI ने, कह रही इमरान खान को अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों पार्टियां जो बाकी हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये इनका क्या रद्देमल होगा? कभी आपने ये सोचा है ये हमारे साथ क्या करेंगे? अब उनको ये भी डर पड़ा हुआ है कि जिनको लाकर हमने बैठाया, गंद का टोकरा अपने सर पे उठाया, हमने ये सारा मलबा इकट्ठा करके चूं का मुरब्बा बना के हमने ला के इनको जाली पाम 47 दे के इक़्तिदार में बैठा दिया है। अब अगर इमरान खान के ऊपर से हम सख्ती बंद कर देते हैं या अदालतों को मैनेज करना बंद कर देते हैं और इमरान खान छूट के बाहर आ जाता है, तो ये दो पॉलिटिकल पार्टियां हमें गालियां देना शुरू कर देंगी। तो इमरान खान के लोग पहले ही खिलाफ हैं, ये भी खिलाफ हो जाएंगे, हमें तो मुंह ही नहीं लगाएगा। तो उनको बेचारों को ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे 2 चीज़ें समझ आई हैं इस मीटिंग के अंदर से, और मुझे बड़ी आसानी से ये 2 चीज़ें, कॉमन सेंस की बात है। एक चीज़ मुझे समझ आई है कि दे आर डेस्परेट, वो इस वक्त परेशान है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और बड़ी डेस्परेशन है कि किसी तरह ये मामला हल हो जाए। जो विल्सन का जो बिल आया हुआ है उसने एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, और ये वो जानते हैं कि इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है, और इस बिल को पास करवाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कितना रोल प्ले कर सकते हैं।
अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अभी अपना जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है उसका काम भी रोका हुआ है, जो एक और लेटर साइन करवाना था वो भी काम रोका हुआ है, क्योंकि अपना पूरा फोकस इस चीज पर रखे हुए हैं कि जो विल्सन वाला जो बिल है इसके लिए हम मैक्सिमम सिग्नेचर इकट्ठे कर लें। अलग अलग सिग्नेचर किसी से करवाने से बेहतर है एक ही दफा पूरी कोशिश करें और मैक्सिमम सिग्नेचर हम ले लें और ये जो जो विल्सन वाला बिल है इसको हम पास करवा लें। इसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो टाइम है ना, इसके बारे में एक दफा दोबारा भी पूछा, जो लोग वहां मिलने गए थे, तो उस पर भी 4-5 हफ्ते का टाइम दिया गया, उसमें से एक हफ्ता तो वैसे ही गुजर गया है। अच्छा जी, एक चीज और है, ये अहमद नूरानी के भाइयों का जिक्र भी हुआ वहां पे कि जनाब अभी अहमद नूरानी के भाई भी उठाए गए और लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं। तो इससे अच्छा जेस्टर क्या आएगा? आप यास्मीन राशिद को छोड़ें, आप कुछ चीज़ें जो है उनको नरम करें, इमरान खान को बाहर निकालें, बाकी चीज़ें ठीक करें, लोग आप पे तनकीद करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो इस पर जो है वो यानी उनका ये रद्दमल नहीं था कि हम नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा जी हम करना चाहते हैं लेकिन इसको हम स्लो स्लो करेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, यानी मुझे ये नहीं लगता कि इमरान खान को छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बहुत ज़्यादा खौफजदा है। वो इमरान खान से डरे हुए हैं, वो बगैर किसी गारंटी के या बगैर किसी डील के इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डराती है इमरान खान से, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद भी ये समझती है कि इमरान खान अगर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमने जो कुछ इस मुल्क में कर दिया है और उसके बावजूद इमरान खान जितनी ताकत में है तो वो इन चीज़ों के ऊपर हमारी पकड़ करेगा। देखिए, शहीद अरशद शरीफ का शहादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 40 के करीब वर्कर जो हैं वो इस सारे सिनेरियो में शहीद हो चुके हैं। अब तक 9 मई को शहीद हुए थे, 26 नवंबर को शहीद हुए थे। तो ये जब आप प्लस माइनस करते हैं तो तहरीक इंसाफ का बहुत नुकसान हुआ है, और अब वो एक डिफरेंट और मजबूत जमात है और नजरियाती लोग हैं। वो अपने लीडर से पूछेंगे कि जनाब हमें इंसाफ चाहिए। अली अमीन गंडापुर के साथ लोगों ने क्या किया? वो अली अमीन गंडापुर उनका एहतसाब ही नहीं कर सके, उनके पास इख्तियार ही नहीं था, एहतसाब कर ही नहीं पाए जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की है। तो इस वजह से लोग उन पर तनकीद करते हैं। तो क्या यही तनकीद इमरान खान साहब अपने ऊपर भी लेंगे? तो इमरान खान साहब को करना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करेगा। अब नाजरीन, एक तो वो बड़े डेस्परेट हैं ऐसा लगता है, दूसरा वो इमरान खान को शायद अब ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रख सकते। यानी उन्होंने कहा खुद कि आप जाएं, जाके लोगों से इसको डिस्कस करें, लोगों के साथ बात करें, इसको छुपाएं मत आप। ये बात उन्होंने डीजी आईएसपीआर ने बार बार कही और ख़ुद कही। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ना मुझे ये आइडिया हो गया है कि एक्चुअली बयानिया वही है जो पहले था, कोई चीज़ तब्दील नहीं है। और मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि इमरान खान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर छोड़ दे तो ये एक अनहोनी टाइप की चीज़ होगी, मुझे नहीं लगता। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इत्तेहाद और इत्तफाक की वजह से हुआ है। ये बात आप सब लोग अपने जहन में रखें। ये जो दबाव क्रिएट हुआ है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इत्तेहाद और इत्तफाक की वजह से हुआ है। अगर ये इत्तफाक और इत्तेहाद कायम रहा तो मेरी बात आप लिख कर रख लें, ये कामयाबी मिल सकती है। देखें, दो चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं निमट सकी। पाकिस्तान में वो डंडे मारते हैं, गोलियां चलाते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, हज़ारों बंदों को जेलों में तुन देते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाते हैं, हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर वो करते हैं। पाकिस्तान में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो जंगल का कानून है। लेकिन जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो वहाँ वो बेबस हो जाते हैं। जब आप सोशल मीडिया की ताकत की बात करते हैं तो वहाँ वो बेबस हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ भी करके इन दो जगहों पे अपना इत्तेहाद कायम रखना है, कुछ भी करके। छोटी मोटी चीज़ों को मेरे ख्याल में इग्नोर करना चाहिए, गुडविल में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक हफ्ता गुजर गया, 4 हफ्ते और गुजर जाएंगे। यानी मैंने इन लोगों से भी रब्ता किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर मैंने दोनों तरफ के लोगों से बातचीत भी की है। तो मैंने इन लोगों से भी रब्ता किया जो ओवरसीज हैं। इनमें से एक बंदे से मेरी बात हुई तो मैंने कहा जी 5 हफ्ते के बाद फिर क्या? कहते जी हम 5 हफ्ते के बाद आज़ाद हैं। उसने कहा भाई 5 हफ्ते गुजर जाएंगे तो हम आज़ाद हैं, हमें 5 हफ्ते की बात की गई। अगर 5 हफ्ते में खान बाहर नहीं आता और 5-6 हफ्ते के अंदर 5-6 हफ्ते ऐसे बात करते वो, अगर ये खान बाहर नहीं आता, चीज़ें ठीक नहीं होती, यास्मीन राशिद को नहीं छोड़ा जाता, बाकी हमारे जो लापता अफराद हैं वो बाजियाब नहीं होते, तो फिर हम समझ लेंगे कि हम आज़ाद हैं। हम पहले भी आज़ाद थे, हम अब भी आज़ाद हैं। हमने पहले भी जो कोशिश की पाकिस्तान के लिए की, हम आइंदा भी ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए करेंगे। ये उनका मौक़िफ़, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना सा उनका मौक़िफ़ था, ये मैंने आप तक पहुँचा दिया। लेकिन जो मेरा अपना सोर्स है जहाँ से मैंने खबर निकाली है, ये दोनों तरफ से कोई भी तरदीद नहीं कर सकता
इन चीज़ों की जो चीज़ें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, वो ये समझते ज़रूर हैं कि खान एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो जो मैंडेट है वो कभी भी वापस नहीं देना चाहते। उनके दिमाग में ये है कि हम इमरान खान को लाए थे और हमने अब इनको भी हम लेकर आए हैं, लिहाजा हमारा काम ही ये है। और बड़ी डिटाई के साथ वो ये बात कर भी लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ जाएं, उनके ऊपर तनकीद रोकी जाए। मैं इसे कैसे देख रहा हूं, जब बार बार ये कहा गया ना कि आप जाके इसको पब्लिक कर दीजिएगा, तो इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जुड़े लोगों या ओवरसीज पाकिस्तानियों में फूट डालने की एक कोशिश भी हो सकती है, जिसमें छोटी मोटी कामयाबी मिली भी है। लेकिन एक इंसिडेंट या कोई एक इमरान खान का स्टेटमेंट सबको दोबारा इकट्ठा भी कर सकता है। मेरे ख्याल में फूट डालने की बजाय इकट्ठे होकर दोबारा से स्ट्रगल करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो जो एफर्ट की जा रही है रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोकने के लिए, पाकिस्तान में मैंडेट के एहतराम के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली और आज़ादी इज़हार राय की बहाली के लिए, उन कोशिशों को जारी रखा जाना चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठे होकर ये कोशिशें करनी चाहिए। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे अपने सियासतदानों से राब्ते में हैं, वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ राब्ते में हैं, वो अपने राब्तों को मज़ीद बढ़ाएं और उनको ज़हनी तौर पे तैयार रखें कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बताएंगे, आपने आवाज़ उठानी है। तो वो पहले से ही वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव तो पड़ा है। ये बात तो ठीक है कि वो डेस्परेट है, उन पे दबाव बहुत है, वो दबाव महसूस भी कर रहे हैं। कुछ और ख़बरें हैं नाज़रीन मेरे पास, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। ये खबरें आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, अब तक के लिए इतना ही। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये वो एक्चुअल चीज़ें हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें अभी मिसिंग है मेरे पास। मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या बात हुई ISI के DG में और इन लोगों में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।